चलिए सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में हम लोग देख रहे थे, देशी शासक देख लेते और विदेशी आक्रमण से संबंधित हम लोग कुछ देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे पार्थियन या पहलव वंश से संबंधित देखेंगे बातें। जैसे पार्थियन या पहलव जो है, इसके जो संस्थापक थे मिथ्रेडोटस थे, मिथ्रेडोटस। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था गोंडोफर्निज। इसमें कुछ ज्यादा पूछा जाए, पहलव वंश जो, इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। पूछे इस वंश का सबसे प्रतापी राजा या फिर गोंडोफर्निज किस वंश से संबंधित था? पहलव वंश से। और इसकी जो राजधानी थी पहलव वंश की तक्षशिला थी। गोंडोफर्निज के समय ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोंडोफर्निज के समय क्या होता, एक ईसाई पादरी आया था, उसका नाम था सेंट थॉमस। पूछा जाता सेंट थॉमस कब किसके दरबार में था, किसके समय आया था? तो गोंडोफर्निज के समय सेंट थॉमस ईसाई भारत पहुंचा था। इतना बात हो गया पहलव वंश से संबंधित या पार्थियन वंश से संबंधित है। इसलिए हम लोग चले आएंगे कुषाण वंश। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कुषाण वंश से संबंधित। इसका जो कुषाण वंश जो टाइम पीरियड है 165 ईस्वी है, ठीक ना। कुषाण वंश का ईसा पूर्व है। देखिए कुषाण वंश पश्चिमी चीन के यूची जाति से, यानी चीन में जो एक जाति था यूची जाति, उससे संबंधित था कुषाण वंश। और कुजुल कैडफिसस, इसी के एक शासक है कुजुल कैडफिसस। इसके बारे में कहा जाता है कि यह सबसे अधिक तांबे के सर्वाधिक सिक्के चलाए। कुजुल कैडफिसस ने कुषाण में संबंधित है, इसने क्या किया, सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाया। तांबे के सिक्के पूछा जाए कुषाण वंश में किसने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए थे? कुजुल कैडफिसस, ये शासक था। इसके बारे में इतना ही जानिए। उसके बाद दूसरा जो है बिम कैडफिसस। बिम कैडफिसस या कैडफिसस द्वितीय, दूसरा शासक है। इसके बारे में कहा जाता है ये जो वास्तविक यानी कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बिम कैडफिसस या कुजुल कैडफिसस को माना जाता है। कुषाण वंश ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण वंश ने, ठीक। और कुषाण में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। उसमें भी किस शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। सोने का सिक्का था कैसा? वो शुद्ध सोने का था। ये हो गया आपको कुषाण वंश संबंधित। इसे को हम लोग आगे देखते हैं। अब कुषाण वंश में आता है कनिष्क। इसका जो टाइम पीरियड रहता है 78 से लेकर 105 ईस्वी तक। 78 से लेकर 105 ईस्वी तक। और ये बहुत कुछ कर, जैसे हम लोग प्राचीन भाषा पढ़ जाते हैं, शक संवत किसने चलाया? यही वो कनिष्क है जिसने शक संवत चलाया है। इससे पहले हम लोग देखे थे विक्रम संवत देखे थे, 57 ईस्वी था ये। 78 वहां बीसी था, 57 बीसी था, यहाँ 78 ईस्वी में है, ठीक। देखिए कनिष्क अपनी राजधानी कहाँ बना? पुरुषपुर या मथुरा अपनी राजधानी बनाया था। और इसने कनिष्क ने 78 ईस्वी में, कनिष्क ने 78 ईस्वी में क्या किया? शक संवत चला, यानी कैलेंडर जो होता है शक कैलेंडर चला, पंचांग चला इसको बोलते हैं, ठीक है। कैलेंडर से 78 कब चलाया था कनिष्क ने शक संवत? 78 ईस्वी में, या ईस्वी और एडी में फर्क होता है। इस एडी और बीसी में फर्क होता है, ईस्वी को एडी बोलते हैं। कनिष्क को चीनी शासक पवन चाओ ने हरा दिया था। यानी कनिष्क को किसने हराया था? एक चीनी शासक था पवन चाओ नामक चीनी शासक क्या गया? कनिष्क को पराजित कर दिया था। और कनिष्क के समय गंधार कला और मथुरा कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। पूछा जाता है ना गंधार कला और मथुरा कला, तो इसके समय इसका विकास हुआ था, स्टार्टिंग हो चुका था कनिष्क गंधार कला और मथुरा कला को। उसके बाद देखिए कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी। हम लोग जब पढ़े थे बौद्ध धर्म में देखे थे पहली संगति, दूसरी संगति, तीसरी संगति और चौथी संगति। तो चौथी संगति होता है कुंडलवंश जम्मू कश्मीर में, और शासक थे
कनिष्क, अश्वघोष यही अध्यक्षता करते हैं, तो वही वाला ये है, ठीक ना। कनिष्क में क्या हुआ, चौथी बौद्ध समिति हुई थी, और ये प्रतापी राजा भी थे। थोड़ा खास चाल पल इसमें, मतलब कहने का मतलब क्या, ये व्यापारिक दृष्टि से भी अपना काम प्रशासन, नगर प्रशासन को देखभाल करते थे। अब इतना तो बनता है। कनिष्क ने क्या किया था, रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया। व्यापार वाणिज्य करने के लिए इसने रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था, आधिपत्य जमा लिया। जैसे 1576 पढ़ते हैं, कस्तुतुनिया ने क्या कर रहा था, कब्जा कर लिया था। उसी तरीके से यहाँ कनिष्क ने रेशम मार्ग पर आधिपत्य कर लिया, अधिकार जमा लिया। उसमें देखो उसको लाल सागर मार्ग पर, भूमध्य सागर मार्ग पर और कैस्पियन सागर पे, जो 3 रास्ता था, इस पर कंट्रोल कर लिया इसने, कनिष्क ने। उसका मतलब ये हुआ, समझ सकते हैं, कनिष्क के शासन काल में ये नौका जलयान विकसित किया। 100% जल के कोई भी व्यक्ति अगर लाल सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर पर कब्जा, सागर पर इसका आधिपत्य हो रहा है, इससे समझ सकते हैं हम लोग, एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसका जो होगा जलयान, जल समुद्री यान बहुत विकसित होगा। समुद्र में इसको, समुद्र की शक्ति इसको प्राप्त थी। समुद्र की शक्ति में उसको नौका वौका हो गया, जहाज वहाज बनाने का अच्छी श्रेष्ठ कला थी। नौसैनिक जिसको बोल सकते हैं हम लोग। कनिष्क के दरबारी को, कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान दरबारी रहते थे। उसमें से देखिए अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे, नागार्जुन जो माध्यमिका का सूत्र दिए हैं, ठीक है, वही नागार्जुन। इसको नागार्जुन को बोलते हैं हम भारत का न्यूटन। भारत का न्यूटन भी हम उसको नागार्जुन को ही बोला जाता है। उसके बाद वसुमित्र कनिष्क के समय में थे, कनिष्क के दरबारी भी थे। तो चरक, तो चरक के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, चिकित्सा क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है चरक का। चरक संहिता भी लिखे हैं इन्होंने, और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां बहुत अच्छे लेवल की उसमें मिलती है। लास्ट जो पॉइंट आपका है, कनिष्क जो पुरोहित थे, कनिष्क के पुरोहित है, कनिष्क के पुरोहित का नाम था संघरक्ष। संघरक्ष इनके पुरोहित थे। जिस तरह से इससे पहले हम देखे थे अलग अलग प्रशासन राजाओं के पुरोहित देखे थे, उसी तरीके से यहाँ कनिष्क के पुरोहित कौन थे, संघरक्षक। आज इस तरह से आप लोगों का मौर्योत्तर काल कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गुप्त वंश से संबंधित। तो यही देखिए, यहाँ जब कनिष्क यानी कुषाण वंश से संबंधित श्रीगुप्त इसके सामंत थे, ठीक ना। जो श्री हम लोग गुप्त वंश जो आगे पढ़ेंगे, इसी वंश कुषाण वंश है तो वो सामंत थे। फिर इसके दौरान में क्या, कुषाण वंश खत्म होने के बाद वो अपना वंश स्थापित करते हैं और फिर राज करते हैं श्रीगुप्त। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए सभी का धन्यवाद।